हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास 10 अड्डा चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास मैराथन ऑफ सब्जेक्ट मैथ सब्जेक्ट से हम मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इस वन सिंगल वीडियो में आपको मिलेंगे सारे चैप्टर्स डिटेल में समझाए जाएंगे। तो मेरे साथ ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना और समझना कि मैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करवाती हूँ और एग्जैक्ट यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में से तो ज़रूर आएंगे पेपर में। तो जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या पढ़ के भूल चुके हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए ये वीडियो रिवीजन है। तो आप इसको टेस्ट के लिए भी ले सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हो, या फिर अगर आते हैं तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो सब बच्चे ये वीडियो ज़रूर देखना और एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहना। हम आज पढ़ेंगे सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, यही हमारा है चैप्टर 1। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे हम, चैप्टर 15 तक पहुँचेंगे। सारे चैप्टर्स आपको करवाए जाएंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रियल नंबर्स। यही हमारा चैप्टर 1, मैंने अभी आपको बताया। तो इस चैप्टर में हमने क्या स्टडी करना है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एचसीएफ को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर दैट इज कॉमन। इसमें किसका प्रोडक्ट होता है, स्मॉलेस्ट पावर होता है किसका, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं जिस भी नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ की फुल फॉर्म ही क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब भी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। इसका मतलब हमें क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन करना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसी का ही उल्टा होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व। इसमें जो है हम कॉमन फैक्टर्स नहीं लेते हैं, सारे नंबर्स की ग्रेटेस्ट पावर का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, मेरे पास 6 नंबर है, 20 नंबर है। मुझे बोला गया है कि इसका एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो मैंने क्या किया, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होती है, 6 2 2 3 6 3 3 1 3। तो ये क्या हो गई, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। तो क्या नंबर आए, 2 रेज टू द पावर 1 एंड 3 रेज टू द पावर 1। 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगी, 20 2 2 10 20, 2 5 10 और 5। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 रेज टू द पावर 2 एंड 5 रेज टू द पावर 1। ये 2 इसके साथ है, 2 रेज टू द पावर 2। अब मुझे इसका निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ की हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। तो ईच कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें 2 है, 2 ही है इसमें। अब हमें डिसाइड करना है इसकी पावर कितनी लेनी है। उसने क्या कहा था, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, स्मॉल क्या हुआ 1। तो इसका एचसीएफ आ गया 2। तो एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 इज 2। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालना था 6 और 20 का, उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व। इसका मतलब सारे प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, 2 भी है, 3 भी है और 5 है। और क्या बोला, ग्रेटेस्ट पावर। तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 2, 3 की 1 ही है और 5 है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2 2 4 एंड 4 इंटू 15 इज 60। तो एचसीएफ आया 60, एचसीएफ आया 2 और एलसीएम आया 60। तो ये तरीका है हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। लेकिन हमें क्वेश्चंस ये नहीं आएंगे कि एचसीएफ एलसीएम निकालो। हमें क्वेश्चन, अब हम 10th क्लास में है तो 10th लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। उसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये हमारा है इस चैप्टर का मेन फॉर्मूला। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है जिन दो नंबर्स का हमने क्या निकालना है, एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ अगर हमारे पास है 2, एलसीएम है हमारे पास 60, तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ही होगा। तो आप इससे भी जज कर सकते हो, एचसीएफ क्या आया यहाँ पे, एचसीएफ क्या आया 2 इंटू एलसीएम क्या आया 60 आया। फर्स्ट नंबर क्या था, कोई भी ले लो, फर्स्ट नंबर 6 ले लो, इंटू सेकेंड नंबर क्या था 20। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आया 120 और इसको मल्टीप्लाई करके क्या आया 120। ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, इक्वल हुए। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, इसको वेरीफाई भी कर लिया।
कि यही फॉर्मूला होल्ड करता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यही हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 1.2 है। 1.1 आपके सिलेबस में नहीं है, तो जो हमारे सिलेबस में हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे और कितने मार्क्स लाएंगे, 95 अबव हम स्कोर करेंगे। इसके लिए आप जो है इसको नोट कर लो, नोट्स बना लो, ये क्विक रिवीजन नोट्स हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे, तो इसको आप नोट कर लो। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, आप इसे साथ के साथ सॉल्व करो। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको इसका, मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो वो वैल्यूज पुट कर देंगे, सिंपल क्वेश्चन है। LCM क्या दे रखे हैं हमें, LCM तो हमें बताना है कि क्या आएगा, तो इसको एज इट इज लिख दो। HCF दे रखा है हमें 9, फर्स्ट नंबर क्या है 306, सेकेंड नंबर क्या है 657। सॉल्व एंड गेट द आंसर। LCM यहीं पे रहेगा, इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जाने के बाद क्या होगा, ये 9 डिवाइड में चला जाएगा। अब आप क्या करो, 9 को इससे कट कर लो, 9 इंटू 1 9। हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा 238। आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, कटिंग कर सकते हो, आपके पास यही आंसर आएगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यू विल गेट द आंसर 22338। यही इसका क्या है LCM, और यही उन्होंने हमसे पूछा था कि LCM क्या आएगा इसका क्वेश्चन का। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दीज नंबर्स, दीज थ्री नंबर्स। तो ऐसे HCF और LCM निकालने का क्या तरीका बताया था, उनको पहले प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दो। मैं आपको 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा देती हूँ। 2 60 30 15 3 और 5। आई होप सबको प्राइम फैक्टराइजेशन आती होगी। हम इसे क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स पे कट करना शुरू करते हैं लीस्ट से, और उसके बाद जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसे सॉल्व करते रहते हैं। तो हमारे पास अब क्या आ गए, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने ऑलरेडी लिखी हुई, इनको प्रोडक्ट करके ये आएगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उसे सॉल्व करते हैं। LCM निकालना और HCF निकालना। तो LCM का फॉर्मूला क्या था कि ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व विद ग्रेटेस्ट पावर। तो सबसे पहले फैक्टर्स लिख लेते हैं, अब इनकी पावर देख लेते हैं ग्रेटेस्ट कौन सी है। तो ग्रेटेस्ट पावर इसकी कितनी है, 2 की 4, 3 की सब में सेम है 1, और 5 की भी 1 है। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 320। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर आएगा। HCF कॉमन फैक्टर ओनली, तो कॉमन फैक्टर कितने हैं, सिर्फ 2 कॉमन है तीनों में, 3 भी दोनों तीनों में कॉमन है, तो 2 और 3 विद देयर स्मॉलेस्ट पावर। तो स्मॉलेस्ट पावर इनकी 1 ही है, तो इसका आंसर आ गया 6। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो LCM आ गया हमारे पास 360 और HCF कितना आ गया 6 आ गया हमारे पास। हमने सिर्फ क्या किया, उनकी पावर्स को, हमने एक फॉर्मूला याद रखना है कि LCM में ग्रेटेस्ट लेनी है सबकी, सारे नंबर्स की, और HCF में क्या लेनी है, ओनली कॉमन नंबर्स की स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉल पावर, तो सबसे स्मॉलेस्ट होगी। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, अपने HCF और LCM। और डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ से हम वेरीफाई करें, इसको वेरीफाई करते हैं। इस साइड क्या है, LCM इंटू HCF क्या है 360 इंटू 6, और इस साइड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स। यहाँ 3 नंबर्स है तो सारे नंबर्स आएंगे 6, 72 एंड 120। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके भी क्या आ रहा है, यही आ रहा है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि दोनों साइड जो है यही सेम आंसर आता है, इसलिए LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स, और अगर 2 नंबर है तो 2 नंबर्स। उसके बाद अब हम अपना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये आई अश्योर यू कि ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो a बाय b की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। तो वो नंबर्स कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं।
और रैशनल कौन से होते हैं, वेयर ए, जहाँ पे ए बाय बी की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब अगर हमने इसको जो है लिखने का तरीका है, इसको हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैरी से हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि ये ऑन अ कॉन्ट्रैरी, कॉन्ट्राडिक्शन से हम इसे प्रूव कर सकते हैं, एज इट इज हमारे पास इसका प्रूफ नहीं है। तो इसको आप एक बार लिखने का वे देख लोगे, हर क्वेश्चन में आपने वही लाइन्स लिखनी है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो लेट अस अज्यूम, हम इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, लेट अस अज्यूम 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल ऑन अ कॉन्ट्रैरी। हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि ये कैसा नंबर है, रैशनल है। हमें क्या दे रखा है उन्होंने, इरेशनल दे रखा है, हमें ये प्रूव करना है, हम मान लेते हैं उल्टा कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, लेट ए बी टू को प्राइम नंबर्स, कैसे नंबर्स हैं ये, को प्राइम नंबर्स है। हम क्या लिखेंगे इसे, 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए बाय बी। रीअरेंज कर लेते हैं इसको, रीअरेंज करके क्या आएगा, रूट 3 इज इक्वल टू 5 माइनस ए बाय बी। और क्या लिख सकते हैं, और थोड़ा सा रीअरेंज कर लूंगा, 5b माइनस अपॉन बी, ये आ गया। अगर ये इसके इक्वल है ये दोनों टर्म, तो इसका क्या मतलब है, रूट 3 कैसा हो गया, एज 5 माइनस ए बाय बी इज रैशनल, so root 3 must be irrational। अगर ये रैशनल है, 5 भी एक रैशनल नंबर है, a बाई बी भी एक रैशनल नंबर है, हमने खुद ही लेट किया कि वो को प्राइम नंबर्स है, तो ये कैसे हो गए, रैशनल हो गए। तो इससे तो हमें ये प्रूव हो गया कि ये रैशनल है, तो इसके इक्वल टू में रूट 3 है, तो ये भी रैशनल हो गया। बट वी ऑल नो दैट दिस इज अ कंट्राडिक्शन, it is a contradiction as रूट 3 is irrational। रूट 3 कैसा नंबर है, irrational है, so our assumption is wrong, so our assumption is wrong, our assumption is wrong and root 3 is irrational। 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, बिकॉज हमने क्या, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, रूट 3 कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है, सबको पता है, रूट 3 रूट 2 दीज नंबर्स आर, रूट 5 दीज नंबर्स आर इरेशनल। तो यहाँ पे तो आ गया कि ये रैशनल है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। अब हमारी अजम्पशन क्या हो गई, गलत हो गई। गलत होने से क्या हो गया, अगर ये गलत है तो इसका उल्टा सही होगा, और इसका उल्टा क्या है कि 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नॉट रैशनल। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है, वो इस क्वेश्चन को एज इट इज़ रट के जाना, क्रैम करके जाना, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो एक्साइटेड, अब हम अपने चैप्टर 2 पे फाइनली पहुंच चुके हैं। चैप्टर 1 में से आपको इतना ही देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें से काफ़ी एक्सरसाइज जो है बोर्ड ने कैंसिल कर दी है, डिलीट कर दी है, तो हमारे पास उस चैप्टर में इतना कुछ है नहीं। उसमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको सब करवा दिया, इससे ज़्यादा आपको उसमें करके जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, पॉलिनोमियल्स पे। पॉलिनोमियल्स में से आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई इक्वेशन है x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, आप हम रिवीजन कर रहे हैं तो मैं आपको जो आपके एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट है वही से पढ़ाना शुरू करती हूँ। ये कैसी पॉलिनोमियल है, एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। क्या आप बता सकते हो ये कैसी पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल्स भी है, इसमें कांस्टेंट टर्म्स भी है, तो ये कौन सी वेरिएबल है, लीनियर। वाई लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है, 1, और इसकी डिग्री क्या है, 1। और ये कैसी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। हमारे सिलेबस में जो स्टडी करने के लिए वो है क्वाड्रेटिक, हमने इसी को स्टडी करना है।
अगर किसी की डिग्री 3 है तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक। तो ये क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल्स है, इसमें x क्या है, वेरिएबल्स है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा है, जिसकी सॉरी जिसकी टर्म वेरी नहीं कर रही है वो कैसा है, कांस्टेंट टर्म है। और जिसके साथ कोई वेरिएबल लगा हुआ है जिसकी वैल्यू वेरी करेगी वो क्या है, वेरिएबल्स हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्वेश्चन आता है कि इस ग्राफ को देख के बताओ कि इसमें जो है इस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का एक ग्राफ ड्रॉ कर रखा है उन्होंने, और वो कहते हैं कि इसको देख के बताओ कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगी। जीरोज क्या होती हैं, अब अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है उसमें जब हम उसकी वैल्यू को निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी जीरो बोलते हैं, उसकी वैल्यू को। तो इसमें बताओ बताओ वो पूछ रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। जीरोज का मतलब क्या होता है, उस वेरिएबल की वैल्यूज कितनी है। तो अब इस ग्राफ को देख के मैं क्या बता सकती हूँ, ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, क्या किसी और पॉइंट पे कट कर रहा है ये इसको, नहीं। तो इसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी हुई, 1। इसका आंसर है 1 नंबर ऑफ जीरो। अब इस ग्राफ को देख के आप लोग मुझे बताओ कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो है, बताओ। इसमें नंबर ऑफ जीरोज हैं 2, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज हुई इसकी 2। तो कोई भी ग्राफ आप कर सकते हो। एक रैंडम ग्राफ में आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर वो ऐसे करके ऐसे है ग्राफ, तो वो बताओ कि कितनी नंबर ऑफ जीरोज हैं इसमें, 1 2 3। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी हुई, 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं ग्राफ से रिलेटेड कि नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, और उसका रीजन आपने यही देना है, बिकॉज द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। तो ये इसका रीजन है। सो अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो पहले इसके लिए मैं एक इक्वेशन लिख लेती हूँ, x² + 2x + 7 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें ये क्या है, 2 क्या है, 7 क्या है, और इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 होगा। तो ये 1 क्या है, ये जो वेरिएबल के आगे लगे हुए हैं इसी को बोलते हैं हम कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं इसको हम, कोफिशिएंट्स। इनके बीच में हमने क्या निकालना है, रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल इसकी दो वैल्यूज आएंगी, दो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कितनी वैल्यूज आएंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, 2, क्योंकि उसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है, डिग्री को ही मैक्सिमम पावर बोलते हैं, तो उसकी डिग्री क्या है, 2। तो जिसकी जितनी डिग्री होती है उसकी उतनी वैल्यूज आती हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी कितनी वैल्यूज आएंगी, 2। तो हम उसको लेट कर लेते हैं कि अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन। अब मुझे बताना है कि अल्फा बीटा और इसके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशनशिप है। तो इसको अगर मैंने एक जर्नल इक्वेशन में लिखा है तो इसको भी मैं एक जर्नल इक्वेशन में लिख लूँ, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। और यही क्या है, इसकी जीरोज है। तो मुझे इनके बीच में रिलेशनशिप बताना है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है हमारे पास c/a। दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। यही क्या होती है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आप डायरेक्ट वैल्यूज निकाल सकते हो, आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा वो हम एग्जांपल से सीखेंगे। अभी के लिए आप इस फॉर्मूले को याद कर लो कि सम ऑफ जीरोज होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। तो क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीरोज निकाल लेते हैं। आप इससे जीरोज निकालना भी सीख लोगे। आई होप वैसे ये सबको आता ही होगा, 9th क्लास में हम सब ने ये पढ़ा है कि जीरोज कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की।
पॉलिनोमियल की। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड या मिडिल टाउन स्प्लिटिंग से हम इसे निकाल सकते हैं। 10 निकालना है हमें, और 10 को हम किस टर्म में स्प्लिट कर सकते हैं कि 7 आए। 2 5 10, तो 2x प्लस 5x प्लस 10। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 2 x प्लस 5। ये क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए, तो इसकी जीरो क्यों आएंगी। एक्स इज इक्वल, एक्स प्लस 2 को अगर हम जीरो के इक्वल पुट करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 2। और दूसरी क्या आएगी, x इज इक्वल टू माइनस 5। तो इसकी जीरोस कितनी आ गई, x इज इक्वल टू माइनस 2, और दूसरी कितनी आ गई, उसको x1 मान लेते हैं, इसको y, या इसको अल्फा मान लेते हैं जिसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा, इसको बीटा मान लेते हैं। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई -2, बीटा की वैल्यू आ गई -5। इसे हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, x1 y1। मैंने यहाँ पे अल्फा बीटा इसलिए लिखा है क्योंकि हमने फॉर्मूला भी इसमें स्टडी किया। तो हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो सम ऑफ जीरोस क्या था, निकालो सम ऑफ जीरोस, कितना आया, माइनस बी अपॉन ए निकालना था ना हमें। तो एक लाइन लगा लेती हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -2 प्लस -5, कितना आया, -7। और माइनस बी अपॉन ए कितना था, -b -7, और ए कितना है 1। तो -7 -7, क्या ये दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब दिस रिलेशन इज वेरीफाइड। दूसरा भी निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा का। यहाँ पे निकाल के दिखा देती हूँ मैं। सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, c अपॉन ए। तो प्रोडक्ट -5 इंटू -7, और c क्या है हमारे पास 10, और a क्या है 1 है। तो लाइन लगा के देखते हैं हम, -7, और सॉरी यहाँ पे -2 है। तो 5 इंटू 2 10, माइनस माइनस पॉजिटिव, और 10 इज इक्वल टू 10। ईजी, वेरी इजी, वेरीफाई हो गया ये हमारे पास कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, c अपॉन ए ही होता है। एंड अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास, -b अपॉन ए। यहाँ पे गलती क्या होती है, इस माइनस के साइन को लगाना ही भूल जाते हैं, और अगर लगा देते हैं तो जो -b का कॉफिशिएंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये -7 होता तो माइनस भी लगाते और -7 लिखते b की वैल्यू, तो ये क्या हो जाती, +7 हो जाती। तो साइन का जरूर ध्यान रखना है। गलती कहाँ होती है, साइन, हमें साइन कैरी करने में ही होती है। हम भूल जाते हैं कि -b है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर -7 है तो हम उसको साथ उसे छोड़ देंगे। इस -7 को हम उसके साथ ही लिखेंगे, b की जो वैल्यू है हम वही लिखेंगे, चाहे इसके आगे ऑलरेडी माइनस का साइन है, वो उसका फॉर्मूला है। तो जो गलती हो सकती है वो भी मैंने आपको बता दी है। तो आई होप आपको लास्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर 3, पैरेलल, पेयर ऑफ पैरेलल या लीनियर इक्वेशन। वो इक्वेशंस कैसी हो सकती हैं, उसे हमें क्या पता लगेगा। उसके लिए अगर आपने ये टेबल कर लिया तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत है। इस एक टेबल को याद करने से आपके सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा ये टेबल ही हुआ। मैं आपको इस टेबल से ही डायरेक्ट पढ़ाना शुरू करती हूँ, तो आप इस टेबल को साथ साथ नोट भी करना और समझना भी। तो हमारे पास क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा सेकंड चैप्टर में, पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ले लेते हैं, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी ले लेते हैं हम a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। तो कैसे हम इसको क्या करते हैं, जज कर सकते हैं कि वो इक्वेशंस हमारी ग्राफिकली या एल्जेब्रिकली हमें क्या रिजल्ट देगी। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसको, कोफिशिएंट्स को। कोफिशिएंट्स को जब हम स्टडी करेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली क्या करते हैं, हम अपनी इक्वेशंस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो हमारे पास ये दो पैरेलल इक्वेशंस है, ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, हमारे पास लाइंस है, ये लाइंस की इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, उनकी रेशोज को कंपेयर करेंगे, किसके, इसके कोफिशिएंट्स को। आई होप आपको ये विजिबल होगा, इसके कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, इसको हमने कंपेयर किया। अगर ये नॉट इक्वल टू आ गए, फॉर एग्जांपल अगर ये 5 है a1 और ये 7 है, और b1 हमारे पास क्या है 6 है, और ये हमारे पास 2 है, तो ये क्या हो गए, नॉट इक्वल टू हो गए। अगर ये हमारे पास आ जाता है तो ग्राफिकली हमारी लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग
लाइंस कब होंगी? जब हमारे पास क्या होगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब हमारे पास ये रेशोज इक्वल नहीं होंगी तो हमारी लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। और एल्जेब्रिकली क्या इसका मतलब होएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस का? मैं आपको देखो ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब यही है कि दो लाइंस क्या करेंगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। और हमारे पास क्या होगा, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, एक ही सोल्यूशन आएगा, मतलब एक ही वैल्यू आएगी हमारे पास। ये नहीं कि x की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, मतलब बहुत सारी आ रही है, 4 भी आ रही है, 5 भी आ रही है, 6 भी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। और अब हम दूसरा पढ़ लेते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा हो जाता है तब फॉर एग्जाम्पल 4/8, 2/4, 3/6, इन सब की रेशो क्या है, सेम आ रही है। अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें तीनों रेशोज जो है A1/A2, B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो हमारी ग्राफिकली लाइंस कैसी हो जाएंगी, को इंसिडेंट लाइंस। कैसी लाइंस हो जाएंगी हमारे पास, को इंसिडेंट लाइंस। और हमारे पास सोल्यूशन कैसे आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी। इसका ग्राफ कैसे होगा, ऐसे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस आएंगे किसके, अगर हमारे पास ये सिचुएशन आ जाती है। और अब हमारे पास क्या है, थर्ड लास्ट सिचुएशन बची है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। यहाँ तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन क्या हो गया बाद में, C1/C2 कैसा आ गया, नॉट इक्वल टू आ गया। तो ये कैसी लाइंस हो जाएंगी हमारे पास, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइंस का कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि पैरेलल लाइंस कहीं पे मीट ही नहीं करती, ये चलती रहती हैं, कोई एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं करती हैं। तो हमारे पास कैसी नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाती हैं, 0 आ जाती हैं। और उसका क्या मतलब होता है कि नो सोल्यूशन। तो इसका क्या हो गया हमारे पास, नो सोल्यूशन। कब हो गया, A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ये सिचुएशन हो जाएगी तो कैसी लाइंस बनेंगी, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइंस का कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो ये ग्राफ, ये टेबल ड्रॉ कर लो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चैप्टर 3 पूरा आपका इसी टेबल के ऊपर क्या करता है, इसी टेबल से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इस टेबल को ज़रूर याद करके जाना एग्जाम में, इसी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ड्रॉ कर लो इस टेबल को। अब मैंने आपको एक और चीज़ भी बतानी है, एक और फॉर्म में भी क्वेश्चन ये आता है। अगर कंपेयर द रेशोज, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि बताओ कि जो लाइंस है वो कंसिस्टेंट है या फिर क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो ये हम कैसे बताते हैं, अगर हमारे पास ये सिचुएशन है A1/A2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू B1/B2, तो कैसी सिचुएशन होगी ये, कंसिस्टेंट। कैसी होगी, कंसिस्टेंट। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है, तो ये कैसी होगी, कंसिस्टेंट तो होगी, लेकिन साथ में कैसी होगी, डिपेंडेंट भी होगी। कैसी होगी, डिपेंडेंट। और अगर हमारे पास ये सिचुएशन है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू, तो ये कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट। कैसी होगी ये, इनकंसिस्टेंट। तो इस टेबल को भी नोट कर लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो हमने अभी टेबल पढ़ा है उसके बेसिस पे। उसने कहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लाइन। तो हमें क्या बताना है, कंसिस्टेंट है लाइन या फिर इनकंसिस्टेंट है। उसने हमें दो लाइन की इक्वेशन दे दी, 3x + 2y + 7 2x - 3y + 8 की। तो यहाँ पे a b की वैल्यू लिख ले। a1 क्या हुआ 3, b1 क्या हुआ 2, c1 क्या हुआ 7, a2 क्या हुआ 2, b2 क्या हुआ -3 और c2 क्या हुआ 8। अब हमें क्या बताना है, इनकंसिस्टेंट है या नहीं है। तो फॉर्मूला हम लगा के देखते हैं, A1/A2 कितना हुआ 3/2, B1/B2 कितना हुआ 2/3 और C1/C2 क्या हुआ हमारे पास 7/8। तो ये क्या आ गया, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यहीं पे बात खत्म हो गई, हमें तो C2 पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये नॉट इक्वल टू आ गया। तो कैसी बताई थी मैंने आपको, ये तो फर्स्ट सिचुएशन होगी। फर्स्ट सिचुएशन में क्या था,
कंसिस्टेंट। तो ये लाइंस कैसी हुई? कंसिस्टेंट लाइंस। तो ये इसका आंसर है कंसिस्टेंट लाइंस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब एक क्वेश्चन हमारे पास ये ऐसे पूछा जा सकता है कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हमारे पास क्या है, इन दोनों पेयर ऑफ लाइंस में पी की जो वैल्यूज है वो कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यूनिक सोल्यूशन कब होता है, when a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1/a2 क्या है, a1 की वैल्यू क्या है 4, रख दो यहाँ पे 4। a2 क्या है 2, रख दो यहाँ पे 2। नॉट इक्वल टू b1 क्या है p और b2 क्या है 2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 से 2 कैंसल, p नॉट इक्वल टू 4। तो यू कैन से दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ p एक्सेप्ट 4, मतलब 4 के अलावा कोई भी वैल्यू 4 के लिए दिस पेयर ऑफ लाइन these pair of line has यूनिक सोल्यूशन। इसका क्या मतलब है, नॉट इक्वल टू आया है तो p की वैल्यू 4 के अलावा सारी इक्वेशन ऑफ लाइन कैसी होंगी, यूनिक सोल्यूशन आएगा इसका। तो ये इसको लिखने का वे है और ये इसका क्या है, सोल्यूशन है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। एलिमिनेट का मतलब भी क्या होता है, कुछ डिलीट करना है हमें। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का तरीका होता है कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना। यहाँ पे ना ही x के कोफिशिएंट सेम है ना ही y के, तो किसी एक को सेम कर लो। मैं चाहती हूँ कि मैं x के सेम कर दूँ, तो मैं इसको क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये क्या बन जाएगा, 2xy प्लस 2y प्लस इज इक्वल टू 10। तो ये बन गई। दूसरी क्वेश्चन क्या थी यहाँ पे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। साइन चेंज कर दो। सेकेंड स्टेप क्या होता है, साइन चेंज करना। तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। उसके बाद हम इसे क्या कर देंगे, कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। प्लस 2x माइनस 2x 0, और ये क्या होगा, प्लस 2y प्लस 3y, तो ये क्या हो गया 5y। इसमें से क्या करना था, 10 माइनस 4 कितना होता है 6। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6/5। अब x की वैल्यू निकालनी है, किसी भी एक इक्वेशन में x पुट कर दो, पुट इन। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y पुट कर दो 6 प्लस 5 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। तो कितना आ गया एलसीएम लेके, 25 माइनस 6 अपॉन 5। तो ये कितना आ गया 19/5। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 19/5 और y की वैल्यू आ गई 6/5। इजी। तो बहुत इजी है एलिमिनेशन मेथड, मुझे तो सबसे आसान एलिमिनेशन मेथड ही लगता है। तो इसको नोट कर लो क्वेश्चन को। तो हमारे पास दो टाइप के मेथड्स होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, एलिमिनेशन मेथड एंड दूसरा कौन सा होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन हमने अभी कर लिया है, अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास दो इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का ही मतलब क्या है, किसी चीज को उठा के किसी चीज में पुट करना। तो दो इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 4y इज इक्वल टू 3। अब ये जो हमारी x की वैल्यू आई y के टर्म्स में, इसको उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पुट करने के बाद क्या आएगा, 2, x की वैल्यू क्या थी 10 माइनस 4y अपॉन में 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसका क्या बेनिफिट है, ये y की वेरिएबल्स में ही आ गई है, एक सिंगल वेरिएबल में आ गई, यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया 20 माइनस 4y इज इक्वल टू अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। एलसीएम लो, एलसीएम लेके क्या आएगा 20 माइनस 4y माइनस 6y इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ 6 आ जाएगा। तो माइनस 4y माइनस 6y कितना होता है 10। इसको क्या करो 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 10y।
यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ मैं इसको। तो 20 माइनस 6 कितना होता है? 14। 14 इज इक्वल टू 10y। तो 14 अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना हो गया? y। 2 के टेबल पे कट कर दो, 5 7। 7 अपॉन 5 इज द वैल्यू ऑफ y। y आ गया, y आ गया तो x भी आ जाएगा। x कैसे आएगा? यहाँ पे उठा के इसको क्या करो, पुट कर दो। 10 माइनस 4 क्या थी इसकी वैल्यू? 7 अपॉन में 5 अपॉन में 3। तो 10 माइनस 7 4 जा 28 अपॉन में 5 था, 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 50। तो 50 अपॉन में 3 इंटू 5, तो ये आ गया हमारे पास। 20 लेस करेंगे, 20 लेस करेंगे कि 30, 30 में से 8 गया, 22 अपॉन में 15। तो ये हमारी किसकी आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई। और वो किसकी आ गई? वाई की। तो आसान है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आसान है और एलिमिनेशन, दोनों ही मेथड आप किसी भी मेथड को लगा के एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अब हम अपने फोर्थ चैप्टर पर आ चुके हैं। फोर्थ चैप्टर कौन सा है हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 2 एंड 3। चैप्टर 1 2 3 के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज तो मैंने सारे डिस्कस किए ही किए हैं, उसके साथ साथ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। और उसी क्वेश्चन के बेसिस पे आपको बस जो है नंबर्स चेंज देखने को मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको वही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जिनके पास बेसिक मैथ है, हो सकता है कि उनको तो एग्जैक्ट ही क्वेश्चन ये देखने को मिल जाए। तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रही हूँ। आप चैनल को बीच बीच में शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, लिंक शेयर कर देना ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अभी तक अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो लाइक भी जरूर कर देना और एंड तक वीडियो को जरूर देखना। तो चैप्टर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं? जिनकी पावर क्या होती है हमारे पास? 2। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। इसकी जर्नल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब वैल्यू उसकी 0 के इक्वल आ जाती है तब हम उसे बोलते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन बोलने का मतलब क्या है इसको? और क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2। डिग्री 2 का मतलब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो ऐसी इक्वेशन हमारे पास क्या होती हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैंने अभी आपको चैप्टर 3 में भी बताया, अभी मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वैल्यूज ऑफ एक्स, या फिर क्या बोलते हैं, हमें जीरोस बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं? रूट। इन सब का मतलब एक ही है। मैं इन तीनों में से कोई भी टर्म यूज कर सकती हूँ। इन टर्म्स को मेरा यूज करने का मतलब क्या है कि एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आएंगी? 2। टू वैल्यूज ऑफ एक्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरोस आर ऑलवेज 2, अल्फा बीटा हमने पढ़ा। एंड रूट्स भी कितने होंगे? 2x 1 x 2 मान सकते हो आप, एक्स वाई मान सकते हो आप। अगर वो x की टर्म्स में है तो x1 x2 ही मानोगे, या फिर आप एक्स ए एक्स बी मान सकते हो। रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मतलब एक ही है कि वैल्यूज एक्स की 2 आएंगी, जीरोस 2 आएंगे, या फिर रूट्स जो हैं क्या आएंगे? 2 आएंगे। एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो इन फॉर्मूलाज का कोई मतलब है नहीं, ऐसे तो हमें समझ आएगा नहीं। तो हम इसके क्या करते हैं? एग्जाम्पल। तो पहले एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको जो हम फॉर्मूला समझ आए, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस और ज़्यादा अच्छे लेवल के मैं आपको समझाऊंगी। तो बेसिक क्वेश्चन ये कहता है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या, मिडल टर्म स्प्लिट से हम इसके रूट्स निकाल देंगे। अभी तक हमने 9th क्लास में भी सीख चुके हैं ये। मिडल टर्म स्प्लिट कहती है कि 6 2 12 आना चाहिए। तो 12 कैसे आएगा? 3 4 12 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3x माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 2, कॉमन लेंगे 6, सॉरी 3x माइनस x माइनस 1, 2x माइनस 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 एंड 3x प्लस 2 क्या हुए? इसके दो फैक्टर्स हुए। अगर हमें एक चीज़ पता है कि अगर दो चीज़ें प्रोडक्ट में, फॉर एग्जांपल 2 इंटू 3 अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक टर्म 0 है। तो 2x
प्लस 1 भी हम 0 के इक्वल लेट करेंगे और 3x प्लस 2 भी 0 के इक्वल लेट करेंगे और वहाँ से निकालेंगे हम अपनी दो वैल्यूज। एक x की वैल्यू क्या आएगी 1/2 और दूसरे x की वैल्यू क्या आएगी -2/3। तो यहाँ पे x1 x2 मैंने लेट किया है, x1 की वैल्यू आई 1/2 और x2 की वैल्यू क्या आई -2/3। ये हमारे पास क्या आई x1 x2 की वैल्यूज आई। तो ये क्या है हमारे पास रूट्स हैं, जीरोज हैं और वैल्यूज हैं। कोई भी आप इनमें एक नाम दे सकते हो इन्हें। ये क्या आई हमारे पास वैल्यूज ऑफ एक्स आई। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अभी तक जो हमने स्टडी किया वो हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ स्टडी करने का मतलब ये है कि अब हम क्या पढ़ेंगे, एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं जिसमें हम मिडल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाते। हमें क्या होती है उसमें डिफिकल्टी होती है, हमें पता ही नहीं लगता है कि इसके कौन से मिडल टर्म स्प्लिट्स में हम इसे कैसे फैक्टर्स बना सकते हैं, हमें नहीं पता चलता। मुझे भी नहीं पता चलता या टीचर्स को भी नहीं पता चलता। तो उसके लिए हमारे पास क्या है एक फॉर्मूला है, उससे आप क्या करते हो कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। तो x की दो वैल्यूज अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ax² + bx + c = 0 है, तो उसका हमें क्वाड्रेटिक वैल्यूज या फिर जीरोस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास एक है -b ± b² -4ac/2a। ये क्या है हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पे b² -4ac को हम क्या बोलते हैं d भी बोलते हैं। और क्या होता है ये डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं हम इसे डिस्क्रिमिनेंट। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और एक और बात, अगर हमारे पास d की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हमारे पास क्या होंगे टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, मतलब दो अलग अलग रूट्स आएंगे। और अगर हमारे पास d की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो कैसे आएंगे टू इक्वल रूट्स आएंगे, दोनों ही रूट्स की वैल्यू इक्वल होंगी। और अगर हमारे पास d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो हमारे पास नो रियल रूट्स। तो इसलिए आप पहले d ही निकाला करिए। अगर आपके पास इनमें से ये आ जाती है सिचुएशन तो आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन यही खत्म। देयर आर नो रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, हेंस वी कैन नॉट सॉल्व द इक्वेशन एंड हेंस वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन। क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर d की वैल्यू इन दोनों में से कोई एक आती है तो आपको ये पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब यही है कि एक बार वैल्यू आएगी +√d/2a और एक बार वैल्यू आएगी -√d/2a। यही हमारे पास क्या होंगे दो जीरोज होंगे। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज बहुत देर से हम लोग है पढ़ रहे हैं और चैप्टर 4 तक हम पहुंच चुके हैं। ऐसे ही आपको जो है पूरे 15 चैप्टर्स जो है इसमें हम कवर कर लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आई अश्योर यू कि आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम स्क्वायर इज 290। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट टू इंटीजर्स बी एक्स और दूसरा कैसा है कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर, मतलब उससे नेक्स्ट ऑड। तो ऑड कौन सा होगा x+2 होगा। लेट दीज बी द टू नंबर्स, बी टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ये ऑड नंबर्स हो गए हमारे पास। अब हमने क्या करना है, उसने क्या देखा हुज स्क्वायर इज 290, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। तो इनका सम कर देंगे x प्लस स्क्वायर करना, सॉरी इनका स्क्वायर कर दिया हमने। क्या दे रखा है इनका सम, तो हमें क्या दे रखा है इसमें स्क्वायर करना है हमें। इसका स्क्वायर कितना दे रखा है 290 दे रखा है। इसे ओपन कर लेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे a+b² की, एक x² + 2x + 4 = 290। और कैसे सॉल्व करेंगे आगे, x² + 2x² हो गया, ये 2x हो गया + 4 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -286, यही आएगा। अब हम क्या करेंगे 2 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो आंसर बचेगा 2 - x - 143। हमें क्या चाहिए, यही हमारी इक्वेशन अभी तक, बस हमें इसे सिंप्लीफाई किया है। क्या किया हमने अभी तक, इसे
सिंप्लीफाई किया है, हमें क्या करना है, इसी इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। अभी क्या करना है, हमें सिंपली पुट करना है, या फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे। बी स्क्वायर में क्या आएगा, बी क्या है यहाँ पे, 1 है, सॉरी -1 है, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। ए क्या है, 1 है, सी क्या है, 143 है। मल्टीप्लाई कर लो, 1 माइनस 4 इंटू 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 1 7 और 1 2, तो 1 माइनस 272 कितना आ गया, -276 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। तो दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हमने लेट कर लिए, एक्स प्लस 2 विद द टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। हमने क्या किया, इनका स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉल्व किया, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286। फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स whose sum is square is 290। तो हम क्या करेंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स लेट करेंगे, तो फर्स्ट एक्स दूसरा एक्स प्लस 2। इसके बाद उसने क्वेश्चन में कहा है सम ऑफ हु स्क्वायर, तो दोनों का सम कर देंगे, लेकिन किसका, स्क्वायर का, तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290। आइडेंटिटी लगाएंगे किसकी, ए प्लस बी होल स्क्वायर की, यहाँ मैं लिख देती हूँ, रिवीजन भी हो जाएगी आपकी, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लगाया यहाँ पे आइडेंटिटी को, यहाँ दोनों को ऐड कर लिया, 2x स्क्वायर बन गया। उसके बाद हमने क्या किया, 2 कॉमन लेके यहाँ 0 के इक्वल 0 हो गया। तो हमारे पास अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होके इक्वेशन आई ये। इसको अब हमने किससे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्मूले से। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -2 है, तो -2 का होल स्क्वायर 4, और 4a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है -143। याद रखना यहाँ पे हमने इसको माइनस के साइन के साथ उठाना है c की वैल्यू को, तो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव 572 हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 576। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, कौन से फॉर्मूले में, कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी अपॉन 2a। तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी x1 की, माइनस माइनस बी क्या है हमारे पास 2, तो माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस 576। अब तब तक आप कैलकुलेट कर लो कि 576 किसका रूट होता है। 2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1, ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हमारा अभी तक यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया, स्क्वायर रूट फाइंड। उसके बाद हमने क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, +2 576 किसका अंडर रूट होता है 24 का अंडर रूट क्या होता है 576। तो यहाँ पे हम लिख देंगे +-24 अपॉन में 2। अब हमारे पास x1 हम अलग अलग करके लिख लेते हैं, +2 24 अपॉन 2 कितना आ गया 26 अपॉन 2, और क्या आ गया 13 आ गई इसकी वैल्यू। दूसरा x2 कर लेते हैं, 24 माइनस माइनस का होएगा यहाँ 2, तो क्या आ गया -22 अपॉन 2, तो क्या वैल्यू आ गई -11। तो x1 x2 की इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 13 आई है और -11 आई है। ये क्या हुए, इसके रूट्स हुए, या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हुए 11 और 13 हुए। तो ठीक, इससे आप ये भी देख सकते हो कि हमारे पास क्या हुआ, ऑड भी हैं और कैसे हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी हैं। 11 के बाद क्या आता है इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव 13। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो चैप्टर 4 हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, सक्सीडिंग, आगे बढ़ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास एक जनरल फॉर्म होती है ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4 एंड सो ऑन। ये नंबर्स क्या है, ये सीरीज जो है चलती जाएगी। अब हमारे पास क्या है, मुझे नहीं पता कि इसकी लास्ट टर्म क्या आएगी, और मैं निकालना चाहती हूँ कि मेरी लास्ट टर्म क्या होगी। तो उसके लिए हमारे पास ये नहीं कि आप 1 2 3 4 एंड तक लिखते रहो, आपको बीच के नंबर सारे लिखने पड़ेंगे। आप जो है लास्ट टर्म निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, ए प्लस n माइनस 1d। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लो,
इस चैप्टर में आपके पास टोटल 2 फॉर्मूले होंगे मेन, और एक उसका सब फॉर्मूला होगा, जिससे जो है आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा एक ही शॉट में। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लो। nth टर्म, इसका an का क्या मतलब है यहाँ पे, nth टर्म। तो नोट कर लिया आपने ये वाला फॉर्मूला nth टर्म निकालने का। अब हमारे पास, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे a क्या होता है। a होती है हमारी फर्स्ट टर्म। क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म? जो भी हमें सीरीज दे रखी होगी उसकी फर्स्ट टर्म हमारी होगी, उसको डिनोट करने के लिए हमने वेरिएबल यूज किया है a। n क्या होगी? नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या होगी? नंबर ऑफ टर्म। हमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का लास्ट नंबर निकालना है। और d क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। अब ये मैराथन क्लास है, इसमें आपको मैं एग्जैक्ट एक एक डेफिनेशन नहीं डिटेल में बता सकती क्योंकि ये मैराथन है। तो हम इसमें क्या करेंगे, मेन फॉर्मूले से ही सीधा डिस्कस करना शुरू करेंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास है सेकंड फॉर्मूला, दैट इज सम। अभी हमने लास्ट टर्म निकाल ली, अब हम अगर हमें निकालनी है सम। सम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है n/2, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a प्लस n-1d। तो ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लो क्योंकि इसके बाद है इसका सब फॉर्मूला। सब फॉर्मूला कैसे? अब ये मेरे पास s है n/2 इंटू 2a को अगर मैं ऐसे लिख लूँ a प्लस a, तो कोई फर्क पड़ेगा इस इक्वेशन पे? नहीं, बिकॉज a प्लस a इज 2a प्लस n-1d। नाउ यू गाइस टेल मी कि ये a प्लस n-1d क्या है? क्या हमें इस इक्वेशन की वैल्यू कहीं पे नजर आ रही है? Yes, we can see here that a plus n-1d is the value of an. So we can put here n/2 a plus an, और कई बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है an की जगह क्या लिखा होता है? l। तो आप इसकी जगह al भी लिख सकते हो और l भी लिख सकते हो। ओके, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्या मतलब है इसका? फर्स्ट प्लस लास्ट। ओके, तो हमारे पास 2 मेन फॉर्मूले हैं। अगर आपके पास डायरेक्ट आपको पता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो आप उसमें वैल्यूज पुट करें, n/2 करें और क्या करें, अपना सम निकालें। नहीं पता तो ये पूरा मेन फॉर्मूला तो है ही हमारे पास। ये क्या है? एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो हम ये लगा सकते हैं, नहीं पता तो ये पूरा फॉर्मूला लगा सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि इनमें जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। जैसे 2 - 1 1, 3 - 2 1, तो हमेशा डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा, कॉमन डिफरेंस। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते। फिर वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं होगी अगर उसका डिफरेंस सेम नहीं होगा, फिर आगे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम इसके एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल स्टडी करेंगे तो ये फॉर्मूले भी आपको और ज़्यादा क्लियर होंगे। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3? तो क्वेश्चन को समझो, उसने पूछा है कि 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं जो डिविजिबल होते हैं 3 से। तो हम सीरीज बनाते हैं एक। तो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल होता है 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं 12 से। 12 15 18, हमें नहीं पता लास्ट कहाँ तक जाएगा, बीच में बहुत सारे नंबर्स आएंगे और लास्ट नंबर हम निकाल सकते हैं 2 डिजिट नंबर। तो 100 है। 100 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल होगा? क्योंकि ये तो 3 डिजिट नंबर हो गया। तो 99, इज इट डिविजिबल बाय 3? यस। तो 99 विल बी आवर लास्ट नंबर। तो अब हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है कि a क्या है? 12 है। d क्या है? 3 है। d कैसे निकालते हैं हम? ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, अप टू सो ऑन। ये क्या है? हमारा an है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है? d। d कैसे निकलता है? इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। ऐसे करके हम क्या निकाल सकते हैं? अपना d निकाल सकते हैं। तो d निकाल लिया हमने। an भी हमें पता है, दैट इज 99। हमें क्या निकालना है? हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, दैट इज वी हैव टू फाइंड n। तो n कैसे निकालेंगे हम? फॉर्मूला लगाएंगे an
इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन क्या होता है हमारे पास 99 दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, एन हमें पता नहीं है, हमें यही निकालना है, डी क्या है हमारे पास 3 है। सॉल्व एंड गेट द आंसर। आप भी सब अपनी नोटबुक में साथ साथ सॉल्व करो इसे। -12 एन माइनस वन और ये क्या होगा 3 यहाँ पे डिवाइड में। इसको सॉल्व करो क्या आंसर आएगा 99 माइनस 12। 99 माइनस 12 कितना होता है 87। 87 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो 87 बाय 3 कितना होता है हमारे पास 29। तो 29 और ये 1 इधर आ जाएगा, +1 इज इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 30। So there are 30 numbers that 2-digit numbers that are divisible by 3। यही हमारा क्या है आंसर है। आसान है ये। हमें कोई भी इस फॉर्मूले में हमें कोई भी एक वेरिएबल वो पूछ लेगा, वो एन भी हो सकता है, वो पूछ सकता है डी क्या है, फिर आपको ये तीनों चीजें दी हुई हैं। तो हमें क्या करना है, जो जो हमें गिवन है वो हम एक साइड में लिख लेंगे और जिसकी वैल्यू हमें गिवन है वो फॉर्मूले में पुट करेंगे और जिस वेरिएबल को हमने निकालना है वो हम इजीली, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना, बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना, आपका रिजल्ट हमेशा सही ही आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये एक क्वेश्चन है हमारे पास। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो। तो 20 एक सीरीज बनाते हैं हम अपनी 23 इन फर्स्ट रो, 21 इन सेकेंड रो, ठीक है यहाँ तक भी समझ आ रहा है, 19 थर्ड रो यहाँ तक भी समझ आ रहा है, एंड देयर आर 5 रोज इन लास्ट एंड सो ऑन। तो 5 रोज इन लास्ट, ये हमारी क्या बन गई एपी की सीरीज बन गई। क्वेश्चन में ही गिवन थी हमें। उसने कहा है कि हाउ मेनी रोज आर देयर। हाउ मेनी रोज आर देयर का मतलब क्या पता लग रहा है, हमें एन ही निकालना होगा। चलो लिखते हैं। गिवन क्या है, ए क्या है 23, डी क्या होता है हमारे पास A2 माइनस A1 दैट इज 21 माइनस 23। नेगेटिव में आई वैल्यू कोई बात नहीं, जो वैल्यू आ रही है हमें वही लिखनी है। डी क्या आ गया हमारे पास -2, मैं इसे स्क्वायर में लिख देती हूँ। ऑल्सो हमारे पास ए एन गिवन है 5, हमें क्या निकालना है एन निकालना है, नंबर ऑफ रोज। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए क्या हमारे पास ए एन 5, ए क्या है हमारे पास 23, ओके फाइन। एन हमें नहीं पता, डी हमारे पास है -2। तो 25 माइनस 23 इज हाउ मच, इज इक्वल टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय -2। यहाँ पे सॉल्व करती हूँ मैं इसे। सो 5 माइनस 23 इज हाउ मच, इज -18 इज इक्वल टू एन माइनस वन, -2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 9। तो 9 इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब ये 1 भी इधर जाएगा तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। एन की वैल्यू आ गई 10। तो जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा उसी में ही आंसर लिखा करो। तो देयर आर 10 नंबर ऑफ रोज। उसने जिस फॉर्म में क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, तो उसमें ही आपको आंसर करना चाहिए। तो देयर आर 10 नंबर ऑफ रोज, यही हमारा क्या निकला है आंसर निकला है। नोट कर लो इस क्वेश्चन को। तो अब एक सम वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अभी आपको मैंने कौन सा करवाया, एनएफ टर्म निकालने वाला, एक सम निकालने वाला भी डिस्कस करते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। तो जो हमें सोल्यूशन स्टार्ट करते वक्त जो आपको गिवन है सबसे पहले वो लिखो। उससे क्या होगा, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, कहाँ तक पहुंचना है, किस फॉर्मूले का यूज करना है। तो जो भी चीजें आपको गिवन हो वो लिखना शुरू करो। क्या गिवन है, सम गिवन है, कितनी टर्म्स का 14 टर्म्स का ना, तो इसे S14 लिख लो, SN। अगर हम SN लिख रहे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ही है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स दे दी उसने 14, कितना है 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म दैट इज A1 गिवन है हमें, या फिर A गिवन है 10, हमें क्या और क्या गिवन है N गिवन है 14। तो लगाओ फॉर्मूला, हमें क्या निकालना है A20 तक पहुंचना है। देखते हैं कैसे पहुंचते हैं हम।
एस एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 प्लस 2a प्लस n-1d। सिंपल। तो एस एन इज इक्वल टू 14/2, एस एन भी गिवन है तो 1050, 2a, a गिनना है 10 है, प्लस n-1d कितना होगा 14d। 14d, डी तो हमें दे ही नहीं रखा तो हम डी ही निकालेंगे यहाँ पे। n-1 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, n-1 क्या है 14, तो यहाँ -1 करके क्या आएगा 13, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 2 7 आएगा, 1050 इज इक्वल टू 7 × 12 140 प्लस 13d। और क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 7 अंदर भी मल्टीप्लाई होगा 140 प्लस 7 × 13, तो 7 × 13 कितना होता है हमारे पास 91। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे 7 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया तो यही कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, मैं तो यहाँ रब करके लिख दूंगी, लेकिन आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 91d आ गया तो इसको यहाँ माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा 91d। तो d की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे मेरे पास 10। क्या मेरा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया? क्या मेरे से क्वेश्चन में डी ही पूछा था? नहीं, मेरे से क्वेश्चन में पूछा था A20। तो अब A20 निकालने का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या निकालना? A20 क्या होता है a प्लस n-1d, तो a क्या है 10। मैं फॉर्मूला ही लिख देती हूँ a प्लस n-1d ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो a क्या है 10, n-1 कितना हुआ 13d, 13 और d अभी हमने निकाला 10, तो कैलकुलेट कर लो 10 प्लस 130 इज 140। तो A20th टर्म हमारे पास क्या आ गई 120। यही हमारा क्या है आंसर है। हमें अब ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्यों इसके आने के चांसेस क्यों है ज्यादा? इसने पूरे चैप्टर को ही पूछ लिया इस क्वेश्चन में। कैसे? उसने सम वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया और उसने ए एन एस टर्म वाला भी क्वेश्चन पूछ लिया, तो दोनों फॉर्मूले इस क्वेश्चन में यूज हो गए। ये आपको 4 या फिर 3 मार्क वाले क्वेश्चन में मिल सकता है देखने को, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स बन गए और पूरा चैप्टर ही पूछा गया इसमें। तो समझ आया आप लोगों को क्या हुआ? यहाँ पे A20 था, a प्लस n-1d हुआ, 10 हुआ, n की वैल्यू क्या होती है ये an ही तो है, n क्या है यहाँ पे 20, तो 20 - 1 इज 19, 10 प्लस 190 इज 200। तो ये क्या है आपका आंसर है। नोट कर लो इस क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें मैंने जो आपको सब फॉर्मूला बताया था ना सम वाला, वो यूज होगा, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करवा रही हूँ। उसने कहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या निकालना है हमने? सम निकालना है किसका? फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऐसे ही आप इसको प्लस करने लग जाओ तो इसमें तो पूरे इतने सारे पेज आपका बहुत टाइम भी वेस्ट होगा। इसी टाइम वेस्टेज को बचाने के लिए ये फॉर्मूला जो है डिस्कवर हुआ था। क्या है इस फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं? n/2 प्लस 2a प्लस n-1d। ये तो इसका बेसिक फॉर्मूला हो गया, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे को फर्स्ट भी टर्म गिवन है और 1000 भी टर्म गिवन है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी? इसका दूसरा फॉर्मूला लगाऊंगी जो किसके इक्वल था? a प्लस एल के, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के इक्वल। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ 1000/2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस 1000 दैट इज इक्वल टू 500 इंटू 1001, और इसकी वैल्यू क्या होती है? मल्टीप्लाई करके आएगा 500। यही इसका क्या है आंसर है। आप लोग मल्टीप्लाई करके इसको चेक कर सकते हो, यही आंसर आएगा आपके पास। समझ आया आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे हुआ है? तो चैप्टर 5 में आपको जो है यही इस टाइप के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक मैराथन क्लास है तो हम ऑब्वियस ही बात है कि हम 100-200 क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको क्या है मेन क्वेश्चंस जो है वो जरूर डिस्कस करे हैं। उनके आने के चांसेस थोड़े मुझे ज़्यादा लगे क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है स्टडी किया, तो मुझे यही देखने को मिला कि उसमें यही क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं।
आई होप कि आप अभी तक आपको ये वीडियो जो है समझ आ रही होगी। समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना बीच बीच में, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और अब हम अपने चैप्टर 6 पर पहुंच चुके हैं, दैट इज ट्रायंगल्स। तो डिस्कस करें। अगर आप लोगों को एक ब्रेक चाहिए तो आप जाके जो है पानी पी के आ सकते हैं। तब तक मैं आपके लिए वेट करती हूँ। और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद अब हम करते हैं चैप्टर 6 ट्राइंगल्स का। उस चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसकी आपको मेन थ्योरम में समझा देती हूँ। थ्योरम है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल। क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, उसमें आपने कहा है कि एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू वन अनदर। ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स को, कर रही है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब ये जो टू साइड्स हैं ये सेम रेशियो को में डिवाइड कर रहा है इसको। इस थ्योरम को कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो इस लाइन ने डिवाइड किया ना टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, फॉर एग्जांपल ए या बी पे, तो इस ए और बी पॉइंट ने क्या किया, इस लाइंस को क्या किया, सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो इसको हम पूरे चैप्टर में इसी थ्योरम को यूज करेंगे। तो इस थ्योरम को अच्छे से समझना। इसका यूज कैसे करेंगे हम। सो ए डी इज डिवाइडेड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई, ये अपॉन ई सी, ए ई सॉरी, ए ई। ये क्या है, इस थ्योरम को हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। और ये फिगर आप बनाना, आपको समझ आएगा कि ये पार्ट इस पार्ट के क्या हो गया, डिवाइड में हम इसे रेशो सेम हो गई। दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, दिस पार्ट इज दिस पार्ट। ये जो पार्ट्स बने हैं इस लाइन की वजह से, ये जो पार्ट्स बन गए ये क्या हो गए, सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगे। अब इसी थ्योरम में मैं आपको जो है थ्योरम 2 समझा देती हूँ। वो क्या है, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। इसी का ही उल्टा है, कन्वर्स है थ्योरम नंबर 1 का। कैसे, वो कहता है कि अगर आपके पास इफ देयर आर two sides are dividing in the same ratio, then the third line या third side is parallel to the parallel line। मतलब ये जो हमें अगर ये रेशियोज दे दी, फॉर एग्जांपल गिवन हमें ये है कि AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। अगर उसने हमें ये दे दिया तो हम क्या कहेंगे, द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। वो जो लाइन डिवाइड कर रही है दैट इज DE इज पैरेलल टू द BC। मतलब कन्वर्स गिवन है। अगर हमारे पास क्या है, एक लाइन पैरेलल है दूसरी थर्ड साइड के, तो रेशो सेम हो जाएंगी। अगर रेशो सेम गिवन है तो वो लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कन्वर्स थ्योरम क्या है, इक्वल है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो एक ट्राइंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं पहले। एक ट्राइंगल है हमारे पास, ये ट्राइंगल है ए बी सी डी। वो कह रहे हैं ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी एट डी एंड ई। तो डी और ई पे क्या कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली, ए बी साइड को किस पे कर रहा है, डी पे, और बी सी साइड को किस पे कर रहा है, ई पे। कट कर रहा है तो हमने लिख लिया इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड इज पैरेलल टू बी। तो गिवन क्या है हमारे पास, डी ई पैरेलल टू बी सी गिवन है। तो हमें प्रूव करना है ये कि ए डी अपॉन डी बी दैट इज ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। तो हमने थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है, देन ए बी अपॉन डी सॉरी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये तो हमें थ्योरम नंबर 1 से, थ्योरम नंबर 1 हम यहाँ पे आपको लिखनी है, ये से गिवन है। लेकिन हमारे पास ये सारा सिस्टम तो ठीक है, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, एसी चाहिए। अब हमें यहाँ एसी, अगर यहाँ पे एसी पूछा होता तो यहाँ से बात खत्म हो जाती। लेकिन ये तो हमने थ्योरम का यूज किया, हमें कहाँ तक पहुँचना है, एसी लाना है यहाँ पे। तो अब इसमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करें अब हम इसके अंदर, ऐसा करते हैं इसको कन्वर्स कर देते हैं, मतलब रिवर्स, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड।
जो भी आप अपनी मन मर्जी से कुछ भी करो उसको दोनों साइड करना होता है। ये नहीं कि आप एक साइड कर दो। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा है, वो एक साइड तो अपने आप ऑपरेशंस लगा देते हैं, राइट हैंड साइड को भूल ही जाते हैं। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी दोनों जगह आपने अगर कोई अपने आप से ऑपरेशन लगाया तो आपको दोनों साइड करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया। मतलब रेसिप्रोकल का मतलब अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। इस ऊपर वाली चीज को मतलब डिनोमिनेटर जो है ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, इसी को ही क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल करना। तो ऊपर नीचे कर दिया बस हमने, अभी भी बात नहीं बनी। तो अब हम क्या करेंगे, एडिंग वन ऑन बोथ साइड। एड वन ऑन बोथ साइड, जो भी आप करो वो आपको लिखना जरूरी है। एडिंग वन ऑन बोथ साइड ऐड करें तो db अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1। टेकिंग एलसीएम व्हाट वी गेट, db अपॉन db प्लस AD इज इक्वल टू AD EC प्लस AE अपॉन EC। ओके, सो अब हमारे पास क्या आया, db प्लस AD। तो db प्लस AD क्या है, AB ही है वो तो, अपॉन में क्या है, AD है, इज इक्वल टू EC प्लस AE क्या है हमारे पास, EC प्लस AE AC है, अपॉन में EC है। ठीक है, तो अब हम अपने सोल्यूशन के बहुत ज्यादा नियर हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना था AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, और हम अब उसके उल्टे तक आ चुके हैं। बस सिंपल जो हमने काम पहले किया था, टेकिंग रेसिप्रोकल। टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यही आ जाएगा। तो प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने थ्योरम लगाई, रेसिप्रोकल लिया, वन ऐड किया, सॉल्व किया, और उसके बाद दोबारा से रेसिप्रोकल ले लिया, और हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करोगे, नोट कर लो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, बार बार लिख कर देखोगे, तभी आपको समझ आएगा कि इसमें थ्योरम का कहाँ यूज हो रहा है। आप ये सोचोगे मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे ऐड करना है वन को, तो ये कैसे पता चलेगा, इसका एक ही आंसर है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, आपको समझ आने लगेगा, आपको हिट करेगा एकदम से कि यहाँ पे मुझे ये स्टेप फॉलो करना है। सो अब एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR एंड PST इज इक्वल टू PRQ। ये कुछ चीजें आपको गिवन है, हमें प्रूव करना है PQR इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, PQ एंड R इंटरसेक्टिंग एट ST। ओके, हमारे पास हमें प्रूव करना है ये जो ट्रायंगल है PQR, ये कैसी है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जो हमें फर्स्ट चीज गिवन है दैट इज PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमें रेशो सेम गिवन है देन ST पैरेलल होगा किसके, QR के, बाय थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 से हमारे पास ये आ गया कि ST इज पैरेलल टू QR। अगर ST पैरेलल है QR के, तो क्या ये दोनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से सेम होंगे, बिकॉज कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि वो एंगल्स कैसे हों, सेम हो। तो हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को सेम कर देंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे, एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PQR। ये हमारे पास कैसे एंगल्स हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रायंगल दैट एंड द लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। तो लाइन पैरेलल कौन कौन सी है, ST और QR। तो इनके सेम साइड से जो एंगल बन रहे होंगे वो कैसे होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और क्या गिवन है हमें, एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ।
तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we have angle PQR is equal to angle PRQ, ये 1 और ये 2, इन दोनों से ये एंगल इक्वल हो गए। हुआ क्या, अब हुआ ये कि PQ और R मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और आपको एक बात पता होगी कि एंगल्स अपोजिट टू द टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। इसका मतलब अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो PQ एंड PR भी कैसी होंगी, इक्वल। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया। क्यों, क्योंकि दो साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। हेंस PQR इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने 7th चैप्टर पे, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब आप यहाँ तक आ ही चुके हो, ऑलमोस्ट हम अपने जो है हाफ चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। टोटल 15 चैप्टर्स हैं और उसमें से अब हम 7th चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन, और आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। तो मैं आपको थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स दे देती हूँ, इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। चैप्टर 7 में हमने क्या पढ़ना है, आपने पढ़े होंगे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, सुना है आप ऐसा, आपने कुछ 9th क्लास में पढ़ा था हमने। तो हमारे पास क्या होता है, एक ग्राफ होता है। ग्राफ में हमारे पास क्या होता है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है। उसी के नीचे यहाँ पे क्या होता है, एक ओरिजिन होता है। ओरिजिन से नीचे जब हम जाते हैं तो ये होता है हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस। इधर की साइड जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, इसको हम एक्स डैश से शो कर देते हैं कई बारी। उसके बाद ये क्या होता है, हमारा ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन होता है हमारे पास। अब हम पढ़ते हैं कि एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। और जब हम इन्हें राउंड ब्रैकेट्स में लिख देते हैं तब ये क्या बन जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स। क्या बन जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स। समझ आया, एक्स को अकेले को बोलते हैं एब्सिसा, वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और एक्स और वाई को जब हम राउंड ब्रैकेट में लिख देते हैं तब उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मेरे पास एक ग्राफ है ओरिजिन के पॉइंट्स क्यों आएंगे, ओरिजिन पे क्या है, एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, तो ओरिजिन के पॉइंट्स क्या हो गए, 0,0 हो गए। अगर मैं कह रही हूँ 1,2, तो कैसे पॉइंट करेंगे, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 1,2। इसमें x की वैल्यू क्या है, आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द एब्सिसा हियर, एब्सिसा इज 1। अगर मैं पूछूं आपसे ऑर्डिनेट क्या है, तो ऑर्डिनेट क्या है, 2 है। क्यों, क्योंकि x और y को हम ऐसे लिखते हैं और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं एब्सिसा। आई होप आपको ये समझ आया होगा ग्राफ में कि कैसे हम x और y की वैल्यू प्लॉट करते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ, मुझे प्लॉट करना है ग्राफ के अंदर -2 और 3, और यू कैन से -3, -2 -3 मैंने प्लॉट करना है। तो वो देखो कहाँ पर आएगा, x की वैल्यू -2 यहाँ पे है, ये तो पॉजिटिव वाली है ना, तो नेगेटिव वाली कहाँ है, -2। y की वैल्यू -3 कहाँ है, ये तो पॉजिटिव वाली है, नेगेटिव वाली यहाँ है। तो -2 के साथ साथ जाओ, -3 पर कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो दिस पॉइंट इज -2, -3। आई होप आपको ये समझ आएगा, इसको नाम भी दे सकते हो आप ए। तो कुछ इस तरह के हम ज्योमेट्रीज पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे बेसिक फॉर्मूला स्टडी करेंगे। इसको अगर नोट करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट में भी बताऊंगी कैसे हम क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे। तो फॉर्मूले स्टडी करते हैं इसके, क्योंकि इस चैप्टर में मेन क्या है, आपके फॉर्मूलेज ही हैं। बाकी तो बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशंस है इसके अंदर जो आप जो है इजी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेन क्या है, इसमें फॉर्मूले ही हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन पी एक्स वाई
x1 y1 और क्या है x2 y2 है। कोई पॉइंट्स है हमारे पास एक ग्राफ पे x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2, कहीं भी हो सकता है ग्राफ के ऊपर। फॉर एग्जांपल p यहाँ है, क्यू यहाँ है, वो पूछे इसके बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या है, सिंपल है। आप जो डिस्टेंस निकाल सकते हो x2 माइनस x1 करना, उसका होल स्क्वायर करना, प्लस y2 माइनस y1 करना, उसका होल स्क्वायर करना, उसके बाद क्या ले लेना, उसका रूट ले लेना। उसके बाद फॉर सेम यही है, p डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन। एक पॉइंट है p यहाँ पर है कहीं और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालना है यहाँ से यहाँ तक का। तो ओरिजिन पे क्या है, दूसरा जो पॉइंट है वो तो 0,0 ही हुआ ना। तो इसमें क्या हुआ, 0 होने की वजह से अगर फॉर एग्जांपल ये 0 हो गया, x1 और y1 भी 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये फॉर्मूला जो है इसी फॉर्मूले से आया, बिकॉज ओरिजिन पे क्या हो गया, वैल्यू जो है दूसरे पॉइंट की 0,0 हो गई। उसके बाद है हमारे पास एक कोई लाइन है हमारे पास ये भी, ए के पॉइंट्स है x1 y1, बी के पॉइंट्स क्या है x2 y2 है। उसमें कोई बीच का एक पॉइंट है हमारे पास पी एक्स वाई, हमें नहीं पता वो कहाँ पे है, और वो रेशोज इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो वो पूछेगा हमसे कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने का फॉर्मूला क्या है, राउंड ब्रैकेट। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि राउंड ब्रैकेट में जो है कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला है, थोड़ा सा याद कर लेना इसे, m1x2 अपॉन m1m2, m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे प्लस आएगा m2x1, तो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1m2 प्लस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ कॉमा आएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट बनेगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1m2। तो ये क्या है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका है। अब इसी से ये एक और, अगर वो कह दे कि मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, मतलब ये जो लाइन होगी, ये जो पॉइंट होगा क्यू एक्स वाई, ये क्या करेगा, इस लाइन को 1:1 में डिवाइड करेगा, तभी तो मिड पॉइंट बनेगा। तो 1:1 मतलब m1 m2 की वैल्यू कितनी हो गई, अगर यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू मैं कह रही हूँ 1:1 में डिवाइड करा, मतलब m1 m2 क्या हो गए, 1 1 हो गए। 1 1 हो गए तो यहाँ पे पुट कर दो अब m की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, x1 x2 हो गया, अपॉन में m1 m2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 1 होगी, तो 1 + 1 2 हो गया। तो ये फॉर्मूला भी किससे आया, इसी फॉर्मूले से आया, बिकॉज रेशो क्या हो गई, 1:1 हो गई। तो m1 m2 की वैल्यू इसमें 1 पुट कर दो। तो बेसिकली क्या है, आपको सिर्फ दो ही फॉर्मूले याद करने की जरूरत है। तो बेसिकली क्या है, आपको सिर्फ दो फॉर्मूले ही याद करने की ज़रूरत है। ये जो आपका सेकंड फॉर्मूला है, फोर्थ फॉर्मूला है, ये क्या हो जाएंगे, इन दोनों से ही बन जाएंगे। तो ये याद कर लेना। हमारे पास है इन व्हाट रेशियोज, बोल ले तू बोल ले, इन व्हाट रेशियोज डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए -6, 10 बी 3, 8। तो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालनी है, रेशोज निकालनी है। तो मैं आपको इसका एक आसान तरीका बता रही हूँ कि m1 m2 हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या करेंगे, m1 m2 को क्या मान लेंगे, m1 डिवाइड बाय m2 रेशो 1। ऐसा करने से क्या होगा, इसको हम एक ही नंबर लेट कर लेंगे, k रेशो 1। तो k रेशो 1 लेट करने से क्या होगा कि एक पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और हमें एक ही वेरिएबल निकालना पड़ेगा। तो m1 अपॉन m2 रेशो 1 लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, k। तो हमें क्या दिया हुआ था कि एक पॉइंट है -4,6, तो ये पी एक्स वाई हो गया। अपॉन में क्या था फॉर्मूला, m1x2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1x1 m1y2 अपॉन m प्लस m2 प्लस m2y1। तो इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, सारी वैल्यूज उठा के पुट कर देंगे। पुट करने से क्या होगा, एक वैल्यू m1 प्लस m2 की वैल्यू, यहाँ पे m2 क्या हो गया, 1 हो गया। यही यहाँ पे लेने का मतलब था, क्योंकि हम एक वेरिएबल को क्या करना चाहते थे, 1। तो k यहाँ पे पुट हो गया। सॉल्व करो इसे। अब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, यही होएगी। तो हम एक ही वैल्यू को पुट करेंगे, -4 को किसके, 3 के -6
अपॉन के प्लस 1 से। आप इसको भी कर सकते हो, 6 इज इक्वल टू -8k प्लस 10 अपॉन के प्लस 1। इसको करने से क्या होगा, -4 जो इसके इक्वल आ गया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, के की वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू क्या आएगी 2/7। अब हमने क्या रेशो लेट करी थी, k/1, तो k/1 में क्या हो गया, के की वैल्यू अगर 2/7 है और रेशो 1 है तो क्या होगा 2/7 ही तो होगी इसकी वैल्यू। तो आंसर आ गया हमारे पास 2/7। जो उसने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि रेशो क्या है, तो रेशो आ गई 2/7। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को जो है बेसिक समझ आए, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ये सब समझ में आए। तो हमने अपने टोटल 7 चैप्टर्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं। ऑलमोस्ट आधी बुक हम कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिक फॉर्मूला जो क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, मैंने आपको वही क्वेश्चन यहाँ पे क्या है डिस्कस करवाए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो रेशो बनती है, जो पार्ट बनता है नंबर का, वो है हमारा नंबर सिस्टम, जिसमें हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो है कंप्लीट हो रहे हैं। तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हमारे जो है कंप्लीट हो रहे हैं किसमें, नंबर सिस्टम में। और वही हमारे कितने मार्क्स के आएंगे एग्जाम में, 26 मार्क्स के। तो 26 के मार्क्स, उसके बाद जो है मार्किंग स्कीम जो है आपकी अवेलेबल है, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं आप। तो हमने जो है 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी के चैप्टर्स भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। आज की मैराथन को जो है हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो हो चुकी है। और अगर आपने आधे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, इसका मतलब अपने अपने आधे नंबर जो है स्कोर कर लिए हैं। और बाकी के आधे हम किस में करेंगे, नेक्स्ट मैराथन में करेंगे, जो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, अपनी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को करें। अगर आपके पास कोई और रिसोर्स बुक है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, उतने ज़्यादा फॉर्मूलेस को लिख लिख कर देखोगे तो आपको जो है भूलेंगे नहीं फॉर्मूला। मेन क्या है मैथ्स में, फॉर्मूला ही है, थ्योरम्स हैं। अगर आपको वो याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं इजीली। लिखने का वे आप देख सकते हो, लिखने का वे कि आपको कैसे मतलब जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। जो भी आप लिख रहे हैं, अगर कोई चीज़ लेट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसी को लिखे सॉल्यूशन में, कि लेट दिस बी द 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, रेशोज को लेट किया, तो मैंने ये लिखा है लेट m1/m2 इज इक्वल टू k1। जो भी आप अपनी मर्जी से ऑपरेशन लगा रहे हैं या कुछ अपनी मर्जी से यूज कर रहे हैं, उसे जो है क्वेश्चन की स्टार्टिंग में जरूर मेंशन करना। तो यही आपके जो है की पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं, फॉर्मूलाज याद करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सॉरी वीडियो को तो लाइक करना है, और उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तब तक के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हैव अ नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।